अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। कंटिन्यू करते हैं आज चैप्टर नंबर 3 को। बी क्लास 8 का टॉपिक है बायोटेक्नोलॉजी। काफ़ी दिन बाद में जो है इसका सेकंड पार्ट बना रही हूँ। मींस इस चैप्टर को आज हम कंप्लीट करेंगे, तो बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर आपने पहले वाली वीडियो नहीं देखी, मतलब फ़र्स्ट पार्ट आपने नहीं देखा, तो मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि पहले आप वो देख लो, उसके बाद इसको कंटिन्यू करो, फिर ही ये बातें आपको समझ आएंगी। ठीक है, तो टॉपिक है आज का इंट्रोडक्शन ऑफ जीन इनटू बैक्टीरियम। प्रीवियस वीडियो में हमने जीन के बारे में पढ़ा था। जीन में हमारे सारे हेरिडिटी कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं जो मुंतकिल होते हैं फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। ठीक है, आगे ये कह रहे हैं कि जो बैक्टीरिया है उसको कंसीडर किया जाता है स्मॉलेस्ट एंड सिंपलेस्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये सवाल आ सकता है एमसीक्यूज़ में कि कौन सा ऑर्गेनिज्म जो है जिसको स्मॉलेस्ट और सिंपलेस्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म बोला जाता है। तो डिफरेंट ऑप्शंस होंगे, तो आपने उसमें बैक्टीरिया को टिक करना है कि बैक्टीरिया बेसिकली आपका सिंपलेस्ट एंड स्मॉलेस्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म है। और जो बैक्टीरिया सेल होता है उसमें कोई ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस नहीं होता। जैसे हमारे इंसान हम जो सेल है उसमें ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस होता है, लेकिन इसमें बैक्टीरिया में ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस नहीं होता। और हम अगर डीएनए की बात करें तो वो भी फ्लोटिंग करता है किसके अंदर? साइटोप्लाज्म के अंदर। किसके अंदर? याद रखिएगा, साइटोप्लाज्म के अंदर। हमारा जो डीएनए होता है वो न्यूक्लियस में होता है, तो ये जो बैक्टीरिया का डीएनए है वो फ्लोट करता है, तैरता है साइटोप्लाज्म के और विद अदर सेल ऑर्गेनेल्स। जो बाकी सेल के ऑर्गेनेल्स है जिसमें आई डोंट नो हमने पढ़ा है या नहीं पढ़ा, गोल्गी बॉडीज़ होती हैं, रेक्टोप्लाज्म एंडिकुलम होता है, और भी बहुत सारे जो ऑर्गेनेल्स हैं। तो डीएनए फ्लोट करता है साइटोप्लाज्म में, और उसके साथ साथ जो बाकी सेल ऑर्गेनेल्स हैं वो भी। आगे कह रहे हैं जो सिंगल लार्ज सर्कुलर स्ट्रैंड होती है किसकी? डीएनए की, उसमें इस कंटेनिंग मोस्ट ऑफ द जीन्स नीडेड फॉर सेल ग्रोथ, सर्वाइवल एंड रिप्रोडक्शन। मतलब जितने भी आपके जीन हैं जो नीडेड हैं किसके लिए? सेल ग्रोथ के लिए या सर्वाइवल के लिए या रिप्रोडक्शन के लिए, ये सारे के सारे जो जीन हैं वो मौजूद होते हैं एक सिंगल लार्ज सर्कुलर स्ट्रैंड। एक बिल्कुल एक स्ट्रैंड किसको बोलेंगे? हम धागे को बोलेंगे, और एक सर्कल फॉर्म में वो धागा होता है, एक ही वो धागा होता है, उसी में ही ये आपके जो नीडेड जो जीन हैं वो उसमें मौजूद होते हैं। अब ये जो डीएनए है, दिस क्रोमोसोमल डीएनए है और टेंड टू लुक लाइक अ मैस ऑफ स्ट्रिंग इन द मिडल ऑफ द सेल। अब ये इसकी जो बिल्कुल ये जो स्ट्रैंड है डीएनए का वो बिल्कुल गोल की तरह गोल बन जाता है। एक ही स्ट्रैंड होती है वो बिल्कुल गोल होती है, तो इस वजह से वो फिर ऐसे मैस लगता है कि कोई गुच्छा बना हुआ है सेल के बीच में। अगर आप थोड़ा सा पिक्चर की तरफ देखें तो ये आपको बैक्टीरियल क्रोमोसोम्स आपको नज़र आ रहा होगा। ठीक है, आगे ये कह रहे हैं कि जो सिंगल लार्ज पीस है किसका? क्रोमोसोमल डीएनए का, उसमें स्मॉल पीस होता है डीएनए का जिसको हम प्लाज्मिड बोलते हैं। जिसको क्या बोलते हैं? प्लाज्मिड बोलते हैं। एक जो गुच्छा बना होता है उस गुच्छे में एक पार्ट होता है डीएनए का, स्मॉल पीस होता है डीएनए का, उसको हम बोलते हैं प्लाज्मिड। और ये जो प्लाज्मिड होते हैं, जो सर्कुलर रिंग है ऑफ डीएनए की, वो क्या करती है? रिप्लिकेट करती है इंडिपेंडेंट ऑफ द क्रोमोसोम्स, जिसको हमने पहले भी पढ़ा हुआ है। आगे कह रहे हैं कि जो जेनेटिक इंजीनियरिंग है वो जो है यूटिलाइज़ करते हैं, मतलब यूज़ करते हैं बैक्टीरियल सेल्स एंड देयर प्लाज्मिड। जो बैक्टीरिया सेल है, बैक्टीरियल सेल है उसको, और इस प्लाज्मिड को यूज़ करते हैं कौन? जेनेटिक इंजीनियरिंग में। आगे ये बता रहे हैं कि आप अपने जो डिज़ायर, जो आप चाहते हैं सेट ऑफ जीन्स, साइंटिस्ट क्या करते हैं? सेलेक्ट करते हैं एंड आइसोलेट करते हैं उस जीन को फ्रॉम वन ऑर्गेनिज्म एंड इंसर्ट इनटू द डीएनए ऑफ अदर ऑर्गेनिज्म विच इन दिस केस इज़ बैक्टीरिया। अब करते क्या हैं? इन्होंने एक सेलेक्ट किया जीन, उसको आइसोलेट किया, मींस उसको अलग थलग किया उस जीन को उस ऑर्गेनिज्म से, और फिर उसको इंसर्ट करवाएंगे डीएनए
ऑफ एन अदर ऑर्गेनिज्म। यहाँ पे जो बात हो रही है वो बैक्टीरिया की बात हो रही है, तो यहाँ पे जो एन अदर ऑर्गेनिज्म है बेसिकली हम वो बैक्टीरिया को कहेंगे कि इन्होंने एक जीन ली ही कहीं से, उसको अलग किया, उस जीन को उस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म से, और फिर वो निकाल कर इस बैक्टीरिया में डाल देंगे। ठीक है, इस बैक्टीरिया के डीएनए में डाल देंगे। और फिर होता क्या है कि इन्होंने जैसे एक एग्जांपल बताया है कि जैसे ह्यूमन इंसुलिन की बात हो रही है, जो ये इज़ मेड बाय आइसोलेटिंग द जीन ऑफ ह्यूमन इंसुलिन एंड देन इंसर्टिंग दिस जीन इनटू द डीएनए। फिर करते क्या, जो ह्यूमन इंसुलिन है, आपको पता होगा ज़्यादातर लोगों को कि जो इंसुलिन का काम क्या होता है कि जो हम शुगर खा रहे होते हैं उसको कन्वर्ट करते हैं, ये हार्मोन है, ये कन्वर्ट करते हैं उस शुगर को ग्लूकोज में। और जिनकी बॉडी में जो डायबिटीज़ पेशेंट होते हैं उनको इंसुलिन इंजेक्शन, मतलब उनके जो है इंसुलिन हार्मोन नहीं होता, वो फंक्शन सही नहीं करता, तो उनकी जो शुगर वो जो ग्लूकोज नहीं बन पा रहा होता। तो यहाँ पे भी ये कह रहे हैं कि उस इंसान की वो जो इंसुलिन है, ह्यूमन इंसुलिन को उसका जो जीन है वो अलग करेंगे, फिर उसको इंसर्ट करवाएंगे डीएनए ऑफ बैक्टीरिया, उस डीएनए उस बैक्टीरिया के डीएनए में करवाएंगे। फिर होगा क्या कि वो जो बैक्टीरिया है उस जीन को मल्टीप्लाई करता रहेगा। द न्यू सेल विल कंटेन द कॉपीज ऑफ द इंजीनियर्ड प्लाज्मिड। अब ये जो उनको डिज़ायर, जो उनको जीन चाहिए, सेट ऑफ जीन, वो बनती रहेंगी। और द फॉरेन जीन डायरेक्ट द सेल टू प्रोड्यूस द ह्यूमन प्रोटीन, जिसको हम कह रहे हैं इंसुलिन। आगे और एग्जांपल्स आ रहे हैं तो बातें आपकी क्लियर होती जाएंगी। अब यहाँ पे जेनेटिक मॉडिफिकेशन की बात कर रहे हैं, मैं इसको आपको ऊपर ऊपर से बता दूँ, अगर आप थोड़ा सा ख़ुद रीड करना चाहें तो आप कर सकते हैं, लेकिन ओवरऑल मैं आपको यहाँ पे इसकी बता देती हूँ। इसमें ये कह रहे हैं कि जो साइंटिस्ट हैं उनका ज़्यादातर कंसर्न होता है फीडिंग द ग्रोइंग ह्यूमन पॉपुलेशन। अब हमारे यहाँ पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, अब हमारे जो फूड की नीड है, जो क्वांटिटी की नीड है, वो डिज़ायर मतलब जो है वो पूरी नहीं हो पा रही। ठीक है, फिर ये क्या करते हैं, डीएनए टेक्नोलॉजी को इम्प्रूव कर रहे हैं ये साइंटिस्ट, ताकि जो प्रोडक्टिविटी है किसकी, प्लांट्स की और एनिमल्स की, वो बढ़ सके, और जो इम्पोर्टेंस है एग्रीकल्चर की वो बढ़ सके। ठीक है, अब ये करते क्या हैं, आपको पता है ऑलरेडी कि जो साइंटिस्ट उन्होंने अच्छा खासा काम किया हुआ है एग्रीकल्चर पे, या एग्रीकल्चर साइड पे कह लें, या प्लांट्स एनिमल साइड पे कह लें। वो करते क्या है कि इम्प्रूव कर रहे हैं क्रॉप्स की फील्ड को, उनमें क्वांटिटी उनकी बढ़ा रहे हैं, ऐसे ऐसे वो बीज, ऐसे फर्टिलाइज़र्स ऐसे उन्होंने पैदा किए हैं बीज, ताकि जो है आपको अच्छी खासी क्वांटिटी में आपको क्रॉप्स मिले, और ताकि हमारी जो पॉपुलेशन है उसकी जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी हो सकें। ठीक है, और क्वालिटी भी इम्प्रूव कर रहे हैं ताकि सेफ़ हो ह्यूमन कंजप्शन के लिए। और हमें पता है कि ज़्यादातर इन्होंने किन किन क्रॉप्स में जो है मॉडिफिकेशन की है, जिसमें मेज़ है, वीट है, राइस, कैनोला है, पोटैटो, सोयाबीन, कॉटन, ईटीसी। तो इनमें इन्होंने ज़्यादा काम किया। अगर आप लोगों को थोड़ा बहुत आप लोगों का खेती बाड़ी का अंदाज़ा है तो आपको खुद फील हो रहा होगा कि कितनी चीज़ें वक्त के साथ बदल रही हैं। और मतलब ये है कि इनका अब ज़्यादा फोकस इसी में ही है कि ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट ऑफ क्रॉप्स जो है हमें मिले। उसके बाद इन्होंने डू यू नो में बहुत इंपॉर्टेंट बात लिखी हुई है जो मेरे लिए भी न्यू थी। इन्होंने जैसे कहा है कि जो कुछ कंट्रीज़ हैं, जो पुअर कंट्रीज़ हैं, उनमें जो ज़्यादातर वहाँ पे जो है मेन फूड है राइस का। ठीक है, वहाँ पे राइस ज़्यादा खाया जाता है। अब ऐसी कंट्रीज़ में जो पॉपुलेशन है वो फेस कर रही है इशू ऑफ मेल नरिशमेंट। अब मेल नरिशमेंट देखें, मेल जो लफ्ज़ था, चाहे मेल न्यूट्रिशन कह लें, इसका आप दो तरीके से मतलब ले सकते हैं। इसका मतलब आप सिर्फ ये नहीं ले कि किसी चीज़ की कमी हो जाना, या न्यूट्रिशंस की कमी हो जाना, या आप प्रॉपर डाइट नहीं ले रहे हो, नहीं, आप कमी कर रहे हो फिर भी मेल न्यूट्रिशन है, अगर आप ज़्यादा ले रहे हो फिर भी ये मेल न्यूट्रिशन में आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो बात हो रही है वो कमी की बात हो रही है।
तो मेल नरिशमेंट एंड डेफिशिएंसी ऑफ वेरियस की न्यूट्रिएंट्स, मतलब वहाँ पे राइस ज़्यादा खाए जा रहे हैं, बाकी चीज़ें उनको मिल नहीं रही, क्रॉप्स वहाँ पे इतनी ज़्यादा है ही नहीं, तो उनके ना फ्रूट्स वो प्रॉपर ले रहे हैं, तो उनकी डाइट ऑब्वियसली जो जो न्यूट्रिएंट्स उनको रिक्वायर हैं वो उनको पूरे नहीं हो पा रहे। तो उस वजह से क्या हो रहा है, ऐसी जो पुअर कंट्रीज़ हैं ऐसे में वहाँ पे विटामिन ए की कमी होती जा रही है और डेफिशिएंसी हो रही है। अब उस डेफिशिएंसी की वजह से क्या हो रहा है, बहुत जल्दी ब्लाइंडनेस हो रही है, मतलब जो है आईसाइट का इशू हो रहा है और वीक इम्यून सिस्टम। ठीक है, ऑब्वियसली जब आपकी डाइट प्रॉपर नहीं होगी, आप दूध नहीं लोगे, आप फ्रूट्स नहीं लोगे, तो ये सारी चीज़ें तो होंगी ही होंगी। ठीक है, अब ये किस में हो रहा है, अमंग द चिल्ड्रन। तो अब ये जेनेटिक इंजीनियरिंग को यूज़ करते जो जीन है ऑफ विटामिन ए की वो इंसर्ट कर रहे हैं किसके अंदर, राइस प्लांट के अंदर, थ्रू बायोटेक्नोलॉजी। अब कितनी इंपॉर्टेंट बात है, अब देखो ना उस एरिया में विटामिन ए की कमी हो रही है, अब उस कमी को पूरा करने के लिए ये क्या कर रहे हैं कि वो जो जीन है विटामिन ए की वो राइस में इंसर्ट करवा रहे हैं थ्रू बायोटेक्नोलॉजी, और ताकि जब वो राइस भी ले रहे हैं तो उनके साथ उनकी जो विटामिन ए की कमी है वो पूरी हो जाए। आगे आ जाएं तो बायोटेक्नोलॉजी प्रोडक्ट सेविंग लाइव्स, इंसुलिन, वैक्सीन्स। अब ह्यूमन इंसुलिन की जैसे मैंने पहले भी बात की, दोबारा हम बात कर रहे हैं कि ह्यूमन इंसुलिन एक ग्रेट अचीवमेंट है किसकी, मेडिकल साइंस में। अब ह्यूमन क्या करते हैं, वो इंसुलिन लगवाते हैं, सॉरी यहाँ पे जो सेकंड लाइन में ये कह रहे हैं कि जो ह्यूमन जीन है वो मतलब आइसोलेट करते हैं फ्रॉम पेनक्रियाटिक सेल। अब पेनक्रियाटिक सेल किसको बोलते हैं, पेनक्रियाटिक सेल उसको बोलते हैं वो सेल जो प्रोड्यूस करे हार्मोन्स। ठीक है, अब जैसे इंसुलिन भी एक हार्मोन ही है, तो पेनक्रियाटिक सेल से ये इंसुलिन जो है इंसुलिन जो है उसको आइसोलेट कर देते हैं और फिर ये जीन जो इंसर्ट करवाते हैं प्लाज्मिड ऑफ बैक्टीरियम, जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अब क्या होता है कि रिकॉम्बिनेंट बैक्टीरिया विद इंसुलिन जीन्स आर रिप्रोड्यूस एंड द डिज़ायर प्रोटीन, जो आपका इंसुलिन है वो आप प्रोड्यूस करते हैं फॉर कमर्शियल पर्पज़, आपको और ज़्यादा क्वांटिटी में वो अब इंसुलिन मिलना शुरू हो जाते हैं और फिर वो कमर्शियल पर्पज़ के लिए यूज़ करते हैं। सेम तरीके से वैक्सीन की बात हो रही है, हमारे सामने बहुत ज़्यादा मिसाल है कोविड का, कोरोना वैक्सीन का। तो इसके मौके का फ़ायदा उठाते हुए मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगी कि अगर आप लोगों ने अभी तक वैक्सीन नहीं करवाई तो प्लीज़ ज़रूर करवा लें। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने करवा ली है, कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं, कुछ नहीं है। आप जाएं, टाइम निकालें और ज़रूर करवाइए, हमारा एक फ़र्ज़ है, हमें इसको अदा करना चाहिए। और जो एजुकेटेड लोग हैं, डेफिनेटली हमारे जो स्पेशली गांव में लोग रह रहे हैं वो नहीं ले रहे, इस चीज़ को सीरियस नहीं ले रहे, उनमें आज भी यही वहम है कि पता नहीं क्या हो जाएगा, क्या है, क्यों लगा रहे हैं। तो आप जो एजुकेटेड लोग हैं आप उनको अवेयर करें, आप उनमें अवेयरनेस पैदा करें कि कुछ नहीं है, आप लगवा लें। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि अगर आपने नहीं लगवाई तो प्लीज़ ज़रूर लगवा लें। इस वजह से नहीं कि आपकी कोई सिम बंद हो जाएगी, आपको अगर आप जॉब करते हैं तो आपकी सैलरी नहीं, इस चीज़ को ना देखें, ये आप समझें कि आपका फ़र्ज़ है, आपको अदा करना है। तो खैर हम आ जाते हैं वैक्सीन के ऊपर दोबारा। तो जो ये वैक्सीन्स होती हैं इनमें भी यही इनका काम होता है कि जो इसमें अब इसमें होता क्या है कि वैक्सीन में इसमें ये क्या करते हैं, इसमें क्या, वैक्सीन्स आर द सब्सटेंस विच कंटेन द डिजीज़ प्रोड्यूसिंग पैथोजेंस इन द वीकेंड फॉर्म। अब जब ये वैक्सीन इंसर्ट करते हैं ह्यूमन बॉडी में तो ये क्या करते हैं, ये जो वाइट ब्लड सेल्स है ये प्रोड्यूस करते हैं स्पेशल टाइप ऑफ प्रोटीन जिसको हम एंटीबॉडीज़ बोलते हैं। हमारे बॉडी में एंटीबॉडीज़ हो जाती हैं तो फिर वो किसी भी जो फॉरेन पार्टिकल्स आपके बॉडी पे अटैक करते हैं उनसे लड़ने के लिए उनको इम्यूनिटी मिल जाती है। ठीक है, और किसी भी डिजीज़ के लिए। तो आजकल तो बहुत सारे वैक्सीन्स बन रहे हैं डिज़ायर जो जो आपको नीड है उसके हिसाब से। ठीक है, अब आगे इन्होंने और बताई है कि जैसे हम डिफरेंट डिजीज़ है, जैसे हम टीबी के लिए भी लगवा रहे हैं, मीज़ल्स हैं, टाइफाइड है, पोलियो है, और ये सारी छोटी छोटी मतलब छोटी छोटी तो नहीं, बड़ी बड़ी बीमारियां हैं, उनके लिए हम वैक्सीन्स लगवाते हैं एट द अर्ली एज। जैसे ही बच्चा पैदा होता है तो आपको पता है ज़्यादा लोगों के
बच्चों को वैक्सीन्स लगती हैं और ये इन डिज़ीज़ के लिए लगती हैं। आगे आ जाएँ, डू यू नो में बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं कि इन्फेंट शुड बी इम्यूनाइज्ड विद BCG वैक्सीन अगेंस्ट ट्यूबरक्लोसिस। आपको पता होना चाहिए कि ट्यूबरक्लोसिस के लिए कौन सी वैक्सीन है, विच इज़ दी BCG। आई डोंट नो इसका फुल फॉर्म क्या है, अगर मुझे मिल गया तो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगी। मीज़ल्स के लिए MMR वैक्सीन है, उसके बाद टाइफाइड वैक्सीन है फॉर टाइफाइड डिज़ीज़ के लिए, उसके बाद पोलियो डिज़ीज़ के लिए पोलियो वैक्सीन है। तो 2 डिज़ीज़ के लिए तो सेम ही है, जैसे डिज़ीज़ का नाम है वैसी वैक्सीन है। बाकी मीज़ल्स के लिए MMR है और दूसरा कौन सा था, ट्यूबरक्लोसिस, उसके लिए BCG है। तो इसको थोड़ा सा आप चेकआउट कीजिएगा। अगर BCG का कोई फुल फॉर्म है तो कमेंट में बताइएगा, और MMR का क्या आपको फुल फॉर्म मिल रहा है वो भी बताइएगा, ठीक है। उसके बाद जनरल एप्लीकेशन है, जिसमें आपका एग्रीकल्चर, एनवायरनमेंट, हेल्थ, फूड प्रोडक्शन एंड प्रिजर्वेशन आ जाता है। इन सब में जो है आपका बायोटेक्नोलॉजी का काम होता ही होता है। तो मैं रिक्वेस्ट करूँगी आप इसको ज़रूर एक बार पढ़ लें। इसको ये वही सारी बातें हैं जो हम ऑलरेडी पढ़ कर आए हैं, ठीक है। तो मैं रिक्वेस्ट करूँगी एक बार इसको ज़रूर देखिएगा, और इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। डू यू नो में ये कह रहे हैं कि 80% ऑफ बनानाज आर प्लांट इन लोअर सिंध में होते हैं। सिंध एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हैज़ इंट्रोड्यूस्ड टिश्यू कल्चरिंग टेक्निक टू इंक्रीज द यील्ड। द न्यू वैरायटी ऑफ बनाना प्लांट कंटेन ट्रेट्स विच डिले क्विक रैपिंग ऑफ फ्रूट, दस हेल्पिंग इंक्रीज शेल्फ लाइफ। बनाना का तो यही है कि बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है, तो अब सिंध एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी ने इस पर काम किया है ताकि उसकी शेल्फ़ लाइफ बढ़ सके, ठीक है जी। आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। काफ़ी टाइम बाद मैं अपलोड कर रही हूँ। कोई चीज़ अगर फ़ीडबैक देना चाहे तो आप कमेंट में बता सकते हैं, और इंशाल्लाह हाज़िर होंगी नेक्स्ट वीडियो में। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं इसके जो MCQs है वो भी आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगी इंशाल्लाह। तो इंशाल्लाह हाज़िर होंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।